खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सीख बाई बुक के इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम उस बेहतरीन किताब की समरी आपसे साझा करेंगे जो आपको प्रेरणा प्रदान करेगी जीवन में आगे बढ़ने में। आप मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा कहने का गौरव नहीं बल्कि ये आप सभी का बड़प्पन है कि आप हमें सुन रहे हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे भी ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। तो आइए देखते हैं आज की अपनी बुक। और आज मैं जिस बुक को आपके साथ यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ उस बुक का नाम है द पावर ऑफ लेटिंग गो। द पावर ऑफ लेटिंग गो के लेखक हैं जॉन पार्किस। आप कभी भी खुद को अटका हुआ महसूस करते हैं? यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं फंस गए हैं, अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या अपने अतीत के बोझ के कारण भविष्य की ओर देखने में संघर्ष कर रहे हैं, तो जॉन पार्किस की जो यह किताब है वह आपकी मदद करना चाहती है। अपनी सेल्फ हेल्प बुक द पावर ऑफ लेटिंग गो, हाउ टू ड्रॉप एवरीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक में उन्होंने आगे बढ़ने और स्लेट को साफ करने के लिए अपनी तकनीकों को पूरी तरह से आपसे साझा किया है इस बुक में। जॉन पार्किस द्वारा लिखित यह किताब एक व्यवहारिक और परिवर्तनकारी पुस्तक है जो लेटिंग गो की अवधारणा को अपनाकर व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करती है। यह पुस्तक समकालीन मनोविज्ञान, माइंडफुलनेस अभ्यास और आध्यात्मिक अवधारणाओं को जोड़ती है ताकि व्यक्तियों को अपनी सीमित मान्यताओं, भय और अस्वस्थ आदतों को छोड़ने में मदद मिल सके और वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। इस बुक को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको लेटिंग गो की अवधारणा के बारे में बताना चाहूँगा कि ओशो के अनुसार लेट गो का अर्थ है कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई संघर्ष नहीं और कोई भी लड़ाई नहीं। अस्तित्व के साथ आराम करना जहाँ भी यह जाता है। अपने भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना और परिणामों को नियंत्रण करने की कोशिश भी ना करना, लेकिन उन्हें होने देना और उनके बारे में सोचना भी नहीं। लेट गो का अर्थ वर्तमान में है जबकि इसका परिणाम कल होता है, और जाने देना एक ऐसा आनंददायक अनुभव है, एक पूर्ण विश्राम है, अस्तित्व के साथ और एक गहरी समकालीनता है। तो सद्गुरु ओशो जो थे उनके अनुसार लेट गो का क्या अर्थ था वो हमने यहाँ पे समझा है। और आइए फिर से हम लौटते हैं अपनी किताब में जिसका नाम है द पावर ऑफ लेटिंग गो। पार्किस ने जाने देने की अवधारणा का परिचय देते हुए बताया कि लेटिंग गो हार मानने या निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को उन स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्त करने के बारे में है जो हमें रोकते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि हम अक्सर अपने विचारों, भावनाओं और पिछले अनुभवों के कैदी होते हैं जो हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणा को आकार देते हैं। ये धारणाएं आत्मसीमा की भावना पैदा कर सकती हैं जो विकास और परिवर्तन में बाधा डालती हैं। पार्किस ने इस किताब में 4 तत्वों की बात भी की है, उनका परिचय दिया है जिन्हें वह जाने देने के 4 तत्व बताते हैं। पहले तत्व के रूप में वह जागरूकता की बात करते हैं और लिखते हैं कि इसमें अपनी सीमित मान्यताओं, नकारात्मक विचार पैटर्न और भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना चाहिए। दूसरे तत्व के बारे में बात करते हैं वह स्वीकृति को। स्वीकृति के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं और अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा तत्व है विकल्प, जहाँ पे बताते हैं कि यह समझना कि हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया और कार्य चुनने की शक्ति है। और चौथे और अंतिम तत्व के बारे में बताते हैं कि कार्रवाई। वो कहते हैं कि परिवर्तन की दिशा में सचेत और साहसी कदम उठाना ही कार्रवाई है। तो ये कुछ 4 तत्व उन्होंने बताए थे, लेटिंग गो के 4 तत्व बताए जिनमें जागरूकता, स्वीकृति, विकल्प और कार्रवाई सम्मिलित थी। अब हम कुछ डिटेल में समझते हैं इस बुक में और उन्होंने क्या बताया है। वो लिखते हैं कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम कड़ी मेहनत करने के बजाय या तो थक हार कर या यूं कहें कि लेटिंग गो कर अपना जीवन अधिक आसानी से बदल सकते हैं। तब आप अपने अंतर मन का पालन करेंगे, अंतर ज्ञान का पालन करेंगे और सही समय पर सही कार्रवाई करेंगे। धीरे धीरे आप खुद को सही समय पर सही जगह पर पाएंगे। वो कहते हैं कि जाने देने अर्थात लेटिंग गो का शुरुआती बिंदु होता है मौजूद रहना। उनका कहना है कि अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर
वापस लाते रहना ही मौजूद रहने का वास्तविक अर्थ है। वो लिखते हैं कि हम में से कई लोग ध्यान या योग के माध्यम से ऐसा करना सीखते हैं। दूसरों को इसका अनुभव तब होता है जब वो किसी पहाड़ की चोटी पर या जंगल की गहराई में होते हैं। मन शांत हो जाता है, केवल कुछ सेकंड के लिए ही सही, और हम अस्तित्व से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हर बार जब हमारा ध्यान भटकता है, हम उसे वापस यहीं पर और यहीं पर लेकर आना चाहते हैं। वो लिखते हैं कि जब एक बार हम उपस्थित रहना सीख जाते हैं तो हम पहला कदम उठा सकते हैं, और पहला कदम क्या है? मौजूद रहना। वो लिखते हैं कि हम अपने विचारों का निरीक्षण कर सकते हैं, उन्हें छोड़ना शुरू कर सकते हैं। और वो ये भी लिखते हैं कि कभी कभी कहानियाँ, कुछ लेबल्स, निर्णय, अपेक्षाएं, तुलनाएं और निष्कर्ष और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह अधिकांश रूप से बेकार हैं और कुछ संभावित रूप से हानिकारक भी हैं। वो लिखते हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ तादात्म्य स्थापित ना किया जाए। वो कहते हैं कि वे आप नहीं हैं, आप कोई कहानी नहीं हो सकते, आप कोई निर्णय नहीं हो सकते, आप कोई अपेक्षा नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि आप उदाहरण के लिए सोचिए कि पूर्ण बाढ़ में नदी के ऊपर पुल पर खड़े प्रेक्षक के रूप में आप उपस्थित हैं, तो क्या आपको बहकने की ज़रूरत है? क्योंकि आपको पता है कि बाढ़ आई हुई है और नदी के ऊपर पुल में हम यहाँ प्रेक्षण कर रहे हैं, तो क्या किसी बहकावे में आकर आप वहाँ पे कूद जाएंगे क्या? नहीं। तो लिखते हैं कि बहकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम अराजक विचारों को छोड़ना शुरू कर देते हैं तो हम जीवन के प्रति आभारी हो सकते हैं, जो पल पल हमारे सामने आता रहता है। अगले कदम की बात करते हैं और बताते हैं कि दूसरा कदम होता है उस दर्द को दूर करना जो हमारे जीवन को चलाता है। इसके लिए हमें अपने अंदर गहराई से देखने की आवश्यकता होती है। हम सभी को दर्दनाक अनुभव हुए हैं, उनमें से कई बचपन के दौरान जो वर्षों या दशकों बाद भी हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करते रहते हैं। वो लिखते हैं कि दुर्भाग्य से हमने इन नकारात्मक भावनाओं को दबा दिया है। हम सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन हम ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं जैसा हम जीना चाहते हैं। वो लिखते हैं कि इसका समाधान यह है कि वापस लौटिए और इस दर्द पैटर्न के स्रोत पर घटना का पता लगाया जाए। कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके कारण आप अपने बारे में अन्य लोगों या दुनिया के बारे में गलत निष्कर्ष निकालने लगे हैं, तो वह दर्द पैटर्न अभी भी आपके जीवन को चला रहा है। यह दर्द पैटर्न आपको शक्तिहीन बनाता है। वो लिखते हैं कि अब दर्पण में देखकर खुद से जुड़ने और दर्दनाक अनुभव को फिर से जीने का समय आ चुका है। राहत पाने के लिए आप पुराने पैटर्न्स को फिर से जिएं। एक बार जब आप प्रत्येक अनुभव को पूरा कर लेंगे तो यह पैटर्न आप पर अपनी पकड़ खो देगा और आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। वो लिखते हैं कि मैं आपको उन अपूर्णताओं को खोजते रहने और उन्हें दूर करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं जो आपके जीवन में बदलाव लाती हैं। तीसरे चरण में पार्किस महोदय लिखते हैं कि तीसरा चरण होता है जो कि अंतिम चरण है, और इसमें पूरी तरीके से या पूर्णतः जाने देने को प्राथमिकता देते हैं। वो लिखते हैं कि यदि आप पूरी तरह से नहीं जाने देंगे किसी चीज़ को, तो यह समर्पण के रूप में हम इसे जान सकते हैं। वो लिखते हैं कि जब हम समर्पण करते हैं तो हम वर्तमान में होते हैं। हम स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम साहब, अन्य किसी के भी नाम से जाने जाने वाले शरीर, मन से अपनी पहचान बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आइडल को ही अपनी पहचान मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन पूर्णतः समर्पण यानी पूरी तरह से जाने देने में हम अपनी पहचान को खुद की पहचान बनाएंगे, ना कि किसी और को अपनी पहचान बनाएंगे। हम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, सब कुछ बहता रहता है, हमें अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने अंतर्ज्ञान का पालन करते हैं और सब कुछ अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से ठीक हो जाता है। वो लिखते हैं कि एक बार जब आप पूरी तरह से उन्हें छोड़ देंगे तो आपकी इच्छाएं पहले की तुलना में अधिक आसानी से वास्तविकता बन जाएंगी। जो कुछ भी आप अपने आंतरिक स्थान में रखते हैं वही आप बाहर बनाते हैं। यदि कार्रवाई की आवश्यकता है तो यह त्वरित और कुशल है, और कभी कभी सचमुच बहुत तेज़ी से चीज़ें घटित होने लगती हैं इस लेटिंग गो के कॉन्सेप्ट से। वो लिखते हैं कि लेटिंग गो चेतना की ओर एक यात्रा है। इसमें हम उन विचारों और दर्द के पैटर्न के प्रति सचेत हो जाते हैं जो हमें रोक रहे हैं, और हम उन्हें जाने देते हैं। जब हम पूरी तरह से जाने देते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम स्वयं एक चेतना हैं। लेटिंग गो के रूप में सामान्यतः बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की है। यूपीएससी कोचिंग के एक बड़ा नाम है
विकास दिव्यकीर्ति सर, उन्होंने कहा कि लेटिंग गो एक स्वस्थ जीवन शैली का आधार हो सकता है। वर्तमान समय में चिंताएं, दुख और कई ऐसे कारण हैं जिसे हम अपने मन में बनाकर अपने अतीत को अपने साथ लेकर अपने वर्तमान को भी खराब करते हैं। वो कहते हैं कि लेटिंग गो से सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें अपने माइंड को स्टील्थ टेक्नोलॉजी युक्त बनाना चाहिए। मतलब कोई भी बात जो हमें प्रभावित कर सकती है नकारात्मक रूप से, वह हमारे मस्तिष्क से टकराए, या यूं कहें कि एक कान से अंदर जाए और दूसरे कान से वो बाहर जाए। तो हमें वो चीज़ों को जाने देना है जो हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो इस किताब के माध्यम से आप इस बात को सीख सकेंगे कि जाने देने की जो शक्ति है, जो लेटिंग गो की जो पावर है, वह किस तरह से आपको विजेता के रूप में देख सकती है। आप किस तरह से किसी भी ऐसी बात को, किसी भी ऐसे शब्दों को छोड़कर कैसे अपने आप को विजेता के रूप में सामने देख सकते हैं। तो ये थी आज की किताब द पावर ऑफ लेटिंग गो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस बुक की समरी अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आपको इस बुक की समरी कैसे लगी, और यदि आपको इसके बारे में और डिटेल से जानना है तो निश्चित रूप से आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ये बुक हिंदी में भी उपलब्ध है। तो मैंने प्रयास किया है एक अच्छी समरी आपको 10 से 11 मिनट में देने की, और पूरी संपूर्णता के साथ इस बुक में जो मुझे सही लगा, जो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, उन्हें मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो चलिए, अच्छा है। आपको यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोत्साहन और अधिक होगा और हम आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, अच्छा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, क्योंकि अच्छी किताबें पढ़ने से आप निश्चित रूप से जीवन में अच्छे की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।